चलो ये आज से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी। ठीक है, देखिएगा इस बायोलॉजी का आज से डेट डाल लीजिए। आज डेट कौन सा हो गया? डेट हो गया 19 सितंबर। डेट डालकर चैप्टर का सब्जेक्ट का नाम डालिए बायोलॉजी। ठीक है, 19 सितंबर, यानी कि ये आपका जो है 2.5 से 3 महीना में आपका क्या हो जाएगा, पूरा डिटेल्स में बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपका 2.5 से 3 महीना में खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए इसमें डेट डलवा दीजिए, डेट के साथ हम खत्म करेंगे। ठीक है, 2.5 से 3 महीना में एकदम पूरा डिटेल्स के साथ। हमको लगता है कि इधर छुट्टी है जिसके कारण 2.5 महीना लगेगा, नहीं तो 2 महीना काफ़ी है इसका। ठीक है, तो इसका लिखिएगा आप लोग, टॉपिक डालिए बायोलॉजी। देखो ध्यान समझो, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी जो शब्द है या बायोलॉजी जो चैप्टर सब्जेक्ट है, ये ना पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके लिए एक तो बात समझिए, एग्जाम के व्यू से तो ज़रूरी है ही। ठीक है, और ये दुनिया का इकलौता सब्जेक्ट है, यह दुनिया का इकलौता सब्जेक्ट है जो पढ़ाई के साथ भी और पढ़ाई के बाद भी काम आने वाला है। ठीक है, पढ़ाई के साथ भी और पढ़ाई के बाद भी काम आने वाला, यानी कि हमेशा काम आते रहे। हर सब्जेक्ट काम आता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही काम आता है, पढ़ाई के साथ भी और पढ़ाई के बाद भी। तो अब हम इसको समझते हैं डिटेल्स में कि ये जो बायोलॉजी आया, ठीक है, बायोलॉजी कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो देखिए, ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये एक ग्रीक शब्द है। कहाँ से आया? ग्रीक शब्द से आया। कौन सा शब्द है ये? ग्रीक शब्द है। अगर आप बायोलॉजी को खोल कर देखिएगा, ध्यान समझिए, बायोलॉजी को खोल के देखिएगा तो इसमें देखिए बायो है और उसमें उसके बाद क्या है? लॉजी है, यानी कि यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से कौन कौन सा शब्द हो जाएगा इसमें? तो देखिएगा, एक तरफ हो जाएगा बायोस और एक तरफ हो जाएगा लोगोस। बायोस और लोगोस से बना है। किससे किससे बना है? बायोस और लोगोस से। बायोस का मतलब होता है लिविंग। बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग। देखिए इसमें ना थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी टर्म ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, हम हिंदी में भी बताएंगे, लेकिन अंग्रेजी टर्म इसमें क्या होगा? ज़्यादा यूज होगा। तो लिविंग, लिविंग का मतलब होता है सजीव। लिविंग का मतलब क्या हो गया? सजीव। ठीक है, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी टू स्टडी। टू स्टडी, स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन। स्टडी मतलब क्या हो गया? अध्ययन। तो देखिए ये क्या हो गया, यह बात कह रहा है कि बायोलॉजी को जब 2 भागों में तोड़े तो ये क्या बना? बायोस। ये क्या बना? लोगोस। बायोस का मतलब कह रहा है लिविंग, लिविंग मतलब सजीव, और लोगोस का मतलब कह रहा है अध्ययन, यानी कि जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि इसमें कुर्सी टेबल गाड़ी ओरी का अध्ययन इसमें हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, पदार्थ वदार्थ का अध्ययन नहीं करेंगे, इसमें उसी चीज का अध्ययन करेंगे जो मतलब जो सजीव हो। ठीक है, अब सजीव किसे कहेंगे तो अभी हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, पहले एक चीज बताइए, ये कौन सा शब्द है? बायोलॉजी कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द से मिलकर बना है? बायोस और लोगोस से। बायोस का मतलब सजीव, लिविंग यानी कि सजीव, और लोगोस का मतलब क्या हो गया? टू स्टडी, ये मतलब अध्ययन, यानी सजीवों के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आया? तो चलिए इतना तक लिखिए जल्दी से। देखो अब समझते हैं हम लोग सजीव किसे कहते हैं। बात समझ में आया? सजीव किसे कहा जाता है? तो देखिए, तो सजीव किसे कहेंगे? तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें सांस लेता है, जो सांस लेता है, जो खाना पीना खाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो थोड़ा इसको हम डिटेल से समझ रहे हैं कि अब सजीव किसे कहा जाता है। देखिए, सजीव उसे कहते हैं जिसमें रेस्पिरेशन हो। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जिसमें श्वसन क्रिया हो। किसमें? कौन सा श्वसन? जिसमें क्या हो? श्वसन क्रिया हो। दूसरा, इसमें न्यूट्रिशन हो। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, यानी कि जो खाना खाता हो, जो क्या करता हो? खाना खाता हो। जैसे कि आप 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं मतलब आप कुछ ना कुछ पोषण ले रहे हैं, पोषक तत्व ले रहे हैं, जैसे विटामिन ले रहे हैं, कुछ ना विटामिन ले रहा है, उसमें आपका प्रोटीन ले रहा है। तो आप 3 टाइम जो खाना खा रहे हैं उसमें कोई ना कोई विटामिन ले रहा है, कोई ना कोई प्रोटीन ले रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये पोषण करने के बाद अब आप खाना खा लिए। अब क्या किए? आप खाना खा लिए, तो खाना खाइएगा तो उसका क्या होगा? पाचन होगा। खाना खाने के बाद उसका क्या होता है? पाचन होता है। तो क्या सब चीजों का पाचन हो जाता है? नहीं, सब चीजों का पाचन नहीं होता है। उसमें से क्या करता है, जो शरीर का आपका अंग है उसमें से प्रोटीन को खींच लेता है, उसमें से विटामिन को खींच लेता है, और जितना प्रोटीन विटामिन से खींचने के बाद जितना चीज बच जाता है उसको क्या करता है? अलग छाड़ देता है, जो आपका उत्सर्जन के रूप में क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे खाने के बाद जो आपका होता है डाइजेशन होता है। क्या होता है? डाइजेशन होता है। और डाइजेशन का मतलब, डाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं पाचन। आपका क्या हो गया?
पाचन हो गया। और पूरा का पाचन नहीं होता है, जो बच जाता है उसका एक्सक्रेशन होता है। एक्सक्रेशन का मतलब होता है, एक्स मतलब बाहर निकाल देना। क्या होता है? बाहर निकाल देना। देखिए जहां भी आपका एक्स लगा रहे ना, वहां पे उसको क्या कीजिएगा? बाहर निकाल दीजिए। एक ही जगह एक्स लगा रहता है जहां लोग पकड़ के रखता है, ठीक है? एक्स बॉयफ्रेंड चाहे एक्स गर्लफ्रेंड, ओकरे के पकड़ के रखला है, ओकरा बाद कौनों के नहीं, ओकरा बाद सब का मतलब क्या होता है? बाहर निकल जाना। तो यहाँ पे देखिएगा एक्सरेशन होता है इसका। क्या होता है? एक्सरेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है? उत्सर्जन। इसका ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? कि आप उत्सर्जन कर दिए। और इन सब के बाद एक होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रजनन। तो देखिए ये सारा का सारा गुण किस में पाया जाएगा? ये सभी का सभी गुण सजीव में पाया जाएगा। इसलिए हम निर्जीव से क्या है? निर्जीव और हमारे बीच में, यानी सजीव और निर्जीव के बीच में जो अंतर है यही है। ये पूरा का पूरा क्रिया किस में पाया जाता है? सजीव में पाया जाता है, जबकि ये सारा का सारा क्रिया निर्जीव में नहीं पाया जाता। अगर हम निर्जीव लेते हैं, हम कहते हैं टेबल को ले लिए, ये जितना है बेंच वगैरह उसको ले लिए, क्या बेंच में श्वसन क्रिया होता है? नहीं होता है। क्या बेंच में पोषण होता है? नहीं होता। पता चला कि अगर बेंच में पोषण हो गया तो हम जितना टाइम खाते हैं लाके बेंचवा सबको खिलाना पड़ेगा, ठीक है? तो बेंच में पोषण नहीं होता है। उसके बाद बताइए, जब पोषण नहीं होता पाचन और उत्सर्जन का तो कोई बातें नहीं बनता है। इसमें प्रजनन, ये वो चीज अच्छा होता है। अगर इसमें प्रजनन हो जाता ना तो हर एक 9 महीना के बाद मेरा एक बेंचवा बढ़ते रहता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ठीक है? ऐसा है नहीं, ठीक है? तो निर्जीव में क्या होता है? निर्जीव में ये सारा का सारा चीज नहीं होता है, ठीक है? जबकि सजीव में होता है। इसीलिए हम लोग क्या है? इसीलिए हम लोग इस लिविंग थिंग, हम लोग किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में आते हैं, जंतु है। और बेंच वगैरह किस में आता है? निर्जीव में आता है। सजीव और निर्जीव में अंतर समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। एक बार पढ़ लीजिए बायोलॉजी, फिर जिंदगी में कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ना पड़ेगा कंपटीशन के लिए। हाँ, तो यहाँ जो भी बायोलॉजी पढ़ाएंगे हम याद करवा देंगे, ठीक है? सारा का सारा को रिलेट करके एक दूसरे से याद करवा देंगे कि आपको कहीं से फिर बायोलॉजी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। सारा चीज, अरे ध्यान समझिए, आपको ये जो हम लिखवाए हैं इसका मतलब समझिए क्या है। अभी हम आपको सजीव के बारे में बताएं, सजीव का डिफिनीशन दिए, ठीक है? ये जो है ना, श्वसन है, पोषण है, पाचन है, उत्सर्जन है, प्रजनन है, ये सब अपने आप में एक चैप्टर है। अपने आप में क्या है? एक चैप्टर है। यानी कि आपको बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा? श्वसन एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पोषण क्या पढ़ना पड़ेगा? एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पाचन क्या पढ़ना पड़ेगा? चैप्टर है, उत्सर्जन एक चैप्टर हो जाएगा, प्रजनन एक क्या हो जाएगा? चैप्टर हो जाएगा। तो ये सारा का सारा हम समझिए तो सजीव का डिफिनीशन के साथ साथ आपको चैप्टर लिखवाएं। ये सब सारा का सारा चीज आपको आगे क्या करना है? पढ़ना है। ये सब अपने आप में एक चैप्टर है। सारा का चीज को अभी हम बताएंगे। अभी तो आप इसका क्या कर रहे हैं? सिर्फ इंट्रो ले रहे हैं कि बायोलॉजी किसे कहा जाता है, बायोलॉजी में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पहले बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद सबको तो पढ़ावे करेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो चलिए, ये नोट हो गया, नोट हो गया। अब आगे देखिएगा। देखिए जैसे केमिस्ट्री का पार्ट होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है? उसी तरह जो है आपका बायो का भी पार्ट होता है। बायो का भी क्या होता है? अपना पार्ट होता है। तो बायो को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। बायो को भी पढ़ने के हिसाब से कितना भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। एक आपका हो जाएगा जूलॉजी, एक क्या हो जाएगा? जूलॉजी, एक हो जाएगा बोटनी, और एक हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी अभी बहुत पूछ रहा है, ठीक है? माइक्रोबायोलॉजी कंपटीशन वगैरह में ज़्यादा पूछता है, और माइक्रोबायोलॉजी जल्दी समझ में भी नहीं आता है। हम तीनों का तीनों पढ़ाएंगे। आपको तो जूलॉजी पढ़ना ही है, ठीक है? उसके बाद बोटनी पढ़ना ही है, और माइक्रोबायोलॉजी भी हम साथ में क्या करेंगे? आपको पढ़ाएंगे। तो बताइए बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया? तो बायोलॉजी को जो बांटा गया है, देखिए इस बायोलॉजी को 3 भागों हम लोग में बांटते हैं। पहला हो जाएगा जूलॉजी। पहला कौन सा हो जाएगा? जूलॉजी। जूलॉजी, जूलॉजी को हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जूलॉजी को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान, ठीक है? जू मतलब जंतु और लॉजी मतलब क्या होता है? विज्ञान। तो जंतु विज्ञान इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहा जाता है। आगे समझिएगा, दूसरा होता है बोटनी। दूसरा कौन सा होता है? बोटनी। बोटनी मतलब हो गया, देखिए बोटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। ये कौन सा होता है? वनस्पति विज्ञान। और अगला जो होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को बोलते हैं सूक्ष्म जीव। क्या बोला जाता है? सूक्ष्म जीव।
बात समझ में आया? तो इसमें हमको किसका अध्ययन करना है? तो इसमें हमको अध्ययन करना है जंतुओं का। किसका अध्ययन करना है? जंतुओं का। इसी जंतु के अंतर्गत कौन आता है? मानव आ जाता है। इसी जंतु के अंतर्गत कौन आ जाता है? मानव आ जाता है। तो पूरा मानव का जो अध्ययन करना है किसमें करना है? इसी जंतु में। किसमें करना है? जंतु वाले, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी में करना है। उसके बाद समझिएगा बोटनी में आपको क्या करने के लिए मिलेगा? तो बोटनी में आपको पेड़ पौधा के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, कहिएगा सर पेड़ पौधा, अभी तो बोले कि जीवों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या पेड़ पौधा जीव है? सजीव? तो हाँ, पेड़ पौधा भी क्या है? सजीव है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ उसका क्या किया जाता है, उसमें भी भोजन बनाने का अपना क्रिया होता है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, उसमें भी श्वसन क्रिया होता है। तो ये सारा का सारा उसमें भी ग्रोथ होता है, जैसे इंसान में ग्रोथ होता है, पेड़ पौधा में भी क्या होता है? ग्रोथ होता है। बस उसमें और हम में अंतर यही कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। बाकी सारा का सारा क्रिया पेड़ पौधा में भी होता है। तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखें? उसको हम लोग बोटनी के अंतर्गत रखें। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आपका बैक्टीरिया, वायरस वगैरह पढ़ना है। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है इसके बारे में पढ़ना है। वायरस क्या होता है? वायरस से कौन कौन सा रोग होता है उसके बारे में पढ़ना है। और हर एक रोग से एगो ना एगो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, रोग से भी क्वेश्चन पूछता है, आप समझ लीजिए, रोग से भी क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। तो हर एक रोग से एगो ना एगो क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आया? तो बताइए बायोलॉजी को कितने भागों में हम लोग को पढ़ना है? 3 भागों में, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान और एक कौन हो जाएगा? सूक्ष्म जीव। ठीक है, अब जरा से समझते हैं। यहां पे क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, आपसे यह पूछेगा कि बताओ इस जूलॉजी के पिता को क्या कहते हैं? जूलॉजी के पिता यानी कि जूलॉजी का जनक कौन है? यानी कि जूलॉजी के बारे में, जंतु विज्ञान के बारे में सबसे ज्यादा बताने वाला व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो जंतु विज्ञान का जो जनक कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। इसका जनक किसको कहते हैं हम लोग? इसका जनक कौन होता है? अरस्तु होता है। इसका जनक कौन हो गया? अरस्तु हो गया। अब इसको जनक क्यों कहा जाता है? तो जनक इसलिए कहा जाएगा कि इसके बारे में बहुत सारा अध्ययन किया होगा। ठीक है, और अध्ययन करके एक बुक का नाम लिख दिया। बुक का भी नाम पूछता है, जिसके बुक का नाम है अ हिस्टोरिया ऑफ द एनिमलिया। ठीक है, एनिमलिया मतलब एनिमल, मतलब एनिमल मतलब क्या होता है? जंतु, और उसी को हिस्ट्री के रूप में क्या एनिमलिया बोला जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ क्या? एनिमलिया लिख दिया। ठीक है, अब उसी तरह बताइए बोटनी का भी कोई ना कोई जनक होगा। ठीक है, बोटनी का भी क्या होता है? कोई ना कोई जनक होता है। तो इसके जनक को, अच्छा पहले इसको क्लियर कीजिए, इसका जनक, इसने अपना बुक कौन सा लिखा? तो इसने अपना बुक लिखा है अ हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया। तो ये किसका जनक हो गया? जंतु का। उसके बाद बोटनी, बोटनी से देखिए इसको क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। तो सीधे बात पता चल रहा है कि वनस्पति मतलब क्या हो जाता है? पेड़ पौधा। तो इसमें हम लोग अध्ययन किसका करेंगे? इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे पेड़ पौधा यानी कि वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। तीसरा होता है माइक्रोबायोलॉजी। तीसरा कौन सा हो जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। तो तीसरा जो माइक्रोबायोलॉजी होता है, ध्यान समझना, ये माइक्रो जो बायोलॉजी है, तो माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? सूक्ष्म जीव का अध्ययन करेंगे। अब हम जानते हैं कि ये जो है, ध्यान समझिए, ये जंतु विज्ञान जो है, ठीक है, जंतु विज्ञान के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा किसने? सबसे ज्यादा बताया किसने? तो जो सबसे ज्यादा बताएगा वही क्या हो जाएगा? उसका जनक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बताने वाला व्यक्ति का नाम है अरस्तु। बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? अरस्तु। और अरस्तु ने सारा चीज बताया और अपना एक बुक लिख दिया, जिस बुक का नाम है अ हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया। ठीक है, उस बुक का नाम क्या हो गया? अ हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया। देखिए एनिमल से ध्यान रखिएगा, जंतु विज्ञान है तो जंतु में विज्ञान में कौन आ जाएगा? एनिमल। जंतु को क्या कहते हैं? एनिमल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? एनिमलिया हो गया। कोई दिक्कत इसमें? उसी तरह हम आते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक को कहा जाता है थियोफिस्टस। मतलब कहा नहीं जाता, कौन है वनस्पति विज्ञान के जनक? कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो गए? थियोफिस्टस हो गया। ठीक है, और इन्होंने एक अपना बुक लिख दिया। इनका बुक का नाम क्या है? अ हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। अब देखिए प्लांटेरम और यहाँ दोनों में बस इतना ही अंतर है, यहाँ एनिमेलिया और यहाँ पे क्या है? प्लांटेरम। देखिए प्लांट से क्या होता है? पेड़ पौधा। तो इसमें क्या आ गया? प्लांटेरम आ गया। इसमें क्या आ गया? प्लांटेरम आ गया। तो अगर पूछे कि हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम किसकी बुक है? तो किसकी बुक है? थियोफिस्टस की बुक है। अगर पूछ दे कि हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया किसकी बुक है? तो किसकी बुक है? अरस्तु की बुक है। अब ध्यान से समझिएगा,
माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी का जो जनक कहा जाता है एविन लीवेनहुक को कहा जाता है, एवी लीवेनहुक को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने बैक्टीरिया के खोजे कर दिया था। इन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया की खोज कर दिया था। और इसी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आपको बैक्टीरिया आएंगे, फंगस आएगा, वायरस वगैरह आएगा, सब किसके अंतर्गत पढ़ना है? सूक्ष्म जीव के अंतर्गत पढ़ना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन एचआईवी द्वारा, एचआईवी एक वायरस है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। एचआईवी क्या है? एक वायरस है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्या क्या बना के पूछेगा। बताइए एचआईवी क्या है? एक वायरस है। निम्नलिखित में से कौन एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है? तो निम्नलिखित में से कौन एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, ये क्वेश्चन पूछ देगा। अभी क्या हो जाएगा आंसर हमको नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद या तो आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए एड्स निम्नलिखित में से मतलब किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, फंक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर कौन है? इसमें भी फंसिएगा आप लोग। बताइए इसका आंसर कौन हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। एड्स वाले जितने आदमी हाथ उठाए, एड्स वाले जितने आदमी हैं हाथ उठाए। कल सबको इलाज करा के आएगा तब पढ़ने आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे पढ़ने नहीं आएगा। हो गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एड्स। अब ध्यान समझो, यहाँ पे आगे समझते हैं। अब बताइए ध्यान समझो, अगर हम लोग ध्यान समझिए, अगर हम लोग एग्जाम के व्यू से देखें ना, तो यहां से आपका जो क्वेश्चन आता है 65 से 70% यहां से आएगा। कितना आएगा? 65 से 70%। यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कहां से पूछेगा? जूलॉजी से पूछेगा। ठीक है, यहां से जो क्वेश्चन आएगा आपका 10% के आसपास में, 10 से 15% यहां से आ सकता है और 10 से 15% आपका यहां से आ सकता है। बात समझ में आया? सबसे ज्यादा तो बताओ, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? इसका। किसका? जंतु विज्ञान का। अब एक बात बताओ, जंतु विज्ञान के जनक को हम लोग क्या कहते हैं? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक को क्या कह रहे हैं? अरस्तु। तो अब आपको एक बात बताना है कि पूरे बायोलॉजी के जनक को क्या कहेंगे? अरस्तु। पूरा बायोलॉजी का भी जनक कौन हो जाता है? अरस्तु। तो अगर पूछे कि पूरे बायोलॉजी का जनक कौन होता है, तो पूरे बायोलॉजी का जनक भी अरस्तु। या ये पूछ दे कि जंतु विज्ञान का जनक कौन होता है, तो जंतु विज्ञान का भी जनक कौन हो जाएगा? अरस्तु। तो यानी कि बायोलॉजी का भी जनक हम लोग किसको कहेंगे? तो बायोलॉजी का जनक भी हम लोग अरस्तु को कहेंगे। ठीक है, तो पूरे बायोलॉजी का जनक कौन हो गया? अरस्तु। ठीक है, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। यहां से क्वेश्चन पूछता है वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस और सूक्ष्म जीव का जनक एवी लीवेनहुक। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो चलिए इसको नोट तक कर लिए होइएगा, इसको नोट कर लिए होइएगा। एक बार और ऊपर वाला लिख लो, बायोलॉजी का जनक किसके कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। ये चीज याद होना चाहिए। ये अगर आपसे पूछ दे, ध्यान समझिएगा, आपसे पूछ दे कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, आपसे पूछ दे कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो बायोलॉजी शब्द दो लोगों ने दिया था, लैमार्क और ट्रेवेनियस ने। ये कब दिया था? तो कब दिया था? तो 1802 में दिया था। 1802 में। कितना में दिया था? एक में नहीं, 1802 में। तो ये शब्द कब दिया गया था? यानी कि बायोलॉजी शब्द, सबसे पहले बायोलॉजी बोला किसने? ध्यान समझिए, सबसे पहले बायोलॉजी बोला किसने? तो सबसे पहले बायोलॉजी दो लोगों ने बोला है। कब बोला था? 1802 ईस्वी में बोला। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो पूरा का पूरा देखिए एक ही स्लाइड में, मतलब एक ही में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। जब इंट्रोडक्शन से, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से आपका इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसको शब्द किसने दिया, उसको कितने भागों में बांटते हैं, जंतु विज्ञान के पिता को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के पिता को क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव के पिता को क्या कहते हैं। बात समझ में आया? तो इतना से आपका आज आपका इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, मतलब एक दिन के पढ़ाई में इतना ही क्वेश्चन। चलिए अब देखिएगा हम इसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, बायोलॉजी को पढ़ेंगे कैसे। जैसे कि आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ाते हैं आपको पहले बता देते हैं, ताकि आपका क्लियर रहता है कि इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है। उसी तरह यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे उस चीज को हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, वो तो आपका श्वसन, प्रजनन, जो भी थी पाचन, ये सब तो पढ़ना ही है, उसमें एक क्रिया हो तो पढ़ना ही है। हम इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम बायोलॉजी का पढ़ने का शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो देखिए बायोलॉजी का पढ़ने का शुरुआत सबसे छोटी इकाई से किया जाता है, और शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाता है? सेल होता है। सबसे छोटी इकाई क्या होता है? सेल होता है। सर ये इकाई समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है? तो देखिए जैसे कि आप समय का सबसे छोटी इकाई क्या होता है?
सबसे छोटी इकाई सेकंड होता है, यानी सेकंड भी आपका क्या बताएगा, समय बताता है। उसी तरह ना शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, सेल। जैसे कि मेरा पूरा शरीर जो काम करता है वो एक सेल भी वही पूरा का पूरा काम करता है। बात समझ में आया, सेल भी वही काम करेगा जो पूरा आपका शरीर काम करेगा। सेल में भी श्वसन होता है, सेल में भी अपना क्या होता है, पाचन होता है, सेल में भी अपना क्या होता है, प्रजनन होता है, यानी कि वो एक टुकड़ा से दूसरे टुकड़ा में टूटता है। तो जो क्रिया हमारे शरीर के साथ होती है वही सबका सब क्रिया किसके साथ होती है, सारा का सारा क्रिया सेल के साथ होती है, यानी कोशिका के साथ होती है। किसके साथ होती है, कोशिका। तो शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है, देखिए अब समझते हैं हमको बायोलॉजी में पढ़ना क्या है, ध्यान समझिए। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या चीज, कोशिका को। किसको पढ़ेंगे, कोशिका को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, कोशिका। देखिए सबसे छोटी इकाई शरीर की सबसे रचनात्मक एवं क्रियात्मक। रचनात्मक कहने का मतलब यह हो गया कि रचना में और क्रिया में दोनों हमारे शरीर की तरह क्या होता है, बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हम कोशिका पढ़ेंगे। अब बहुत सारा जब कोशिका मिल जाता है, ठीक है, बहुत सारा कोशिका को जब एक साथ मिलाएंगे तो उस कोशिका से निर्माण होता है क्या, कोशिका के बाद निर्माण होगा उत्तक। कोशिका के बाद निर्माण क्या होता है, उत्तक का। ठीक है, अब बहुत सारा उत्तक मिल जाएगा तो बहुत सारे उत्तक के बाद क्या चीज का निर्माण होता है, अंग का। किसका निर्माण होगा, अंग का। ठीक है, तो इसके बाद क्या बनेगा आपका, अंग। अब बहुत सारे अंग को मिलाइएगा तो अंग के बाद क्या बनेगा, शरीर। ठीक है, अब बाकी डिटेल्स में बताएंगे, थोड़ा समझ लीजिए। इस तरह क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या बनेगा, शरीर। और बहुत सारे शरीर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जनसंख्या। क्या बनता है, जनसंख्या। तब बताइए, तो जनसंख्या के हमको ध्यान समझो, जनसंख्या के हमको बायोलॉजी में नहीं पढ़ना है, यहां से हमको किस में पढ़ना है, ज्योग्राफी में पढ़ना है। यहां से हमको किस में पढ़ना है, ज्योग्राफी में। हमको बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, कोशिका पढ़ना है, उत्तक पढ़ना है, अंग पढ़ना है और शरीर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर कौन सा होगा, तो पहला चैप्टर आपका कोशिका होगा। पहला चैप्टर कौन सा हो जाएगा, कोशिका। और कोशिका के बारे में एकदम अलग अलग तोड़कर बताएंगे। जैसे कि पादप कोशिका कुछ और होगा, जंतु कोशिका कुछ और होगा। पादप कोशिका में अंतर बताएंगे, जंतु कोशिका में अंतर बताएंगे। पादप कोशिका के पूरे कोशिकांग यानी कोशिका के अंग का क्या क्या काम होता है वो चीज बताएंगे। पादप कोशिका के कोशिकांग का जो जो काम होता है वो चीज बताएंगे। जंतु कोशिका क्या क्या चीज से बना होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है वो बताएंगे। पादप कोशिका क्या क्या से बना होता है, उसमें क्या पाया जाता है, ये सारा का सारा चीज आपको बताया जाएगा। किसमें, कोशिका में। कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के क्लास इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए आगे हम लोग समझेंगे।